आओ छोटी बहू, अंदर आ जाओ। हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। शांति अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कराकर उसे अपने घर के अंदर कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही माया की छोटी बहू पूजा कमरे को चारों ओर से देखती है। यह देखकर पूजा की सास उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, तू कमरे को इतने चारों ओर से क्यों देख रही है? माँ जी, इस कमरे को देख रही हूँ। ये कमरा कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को, आप बताइए कि मेरा कमरा कौन सा है? शादी के रीति रिवाज में बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। आप जल्दी से बता दीजिए मेरा कमरा कौन सा है। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी नीलम का कमरा है। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में भला कैसे रह सकती हैं? बहू, तुम तो जानती हो हमारे गरीबी को। पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद ही रसोई में खाट लगा कर सोती हूँ। पूजा मुंह बनाकर उसी कमरे में बैठ जाती है। तभी शाम को उसकी जेठानी उसके लिए एक गिलास पानी लाती है। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो बोलना। फिर रात को देवरानी जेठानी एक ही कमरे में अपने अपने पतियों के साथ सो जाती हैं। कमरे की एक तरफ जेठ जेठानी और दूसरी तरफ देवर देवरानी, इसी तरह वो लोग सो जाते हैं। अचानक रात को गंदी बदबू आती है, जिससे पूजा की आंखें खुल जाती हैं। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है कि कमरे में बिल्ली पोटी करके चली गई है। वह कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। मूली के पराठे खाकर इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये जेठानी तो आइटम बम छोड़े जा रही हैं। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं आ रहा है। ये भगवान, मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपने सुहागरात को लेकर। सुहागरात वाले दिन भी कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस सूंघना पड़ रहा है। ये भगवान, क्या क्या मुझे दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी जेठानी की आंखें खुल जाती हैं और वह पूजा से कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, आप अभी तक सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हैं, उस पर नींद कैसे आएगी? और ऊपर से ये मच्छर कानों में गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना तो आम बात है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। अपनी तकदीर को कोसते हुए पूजा सो जाती है। फिर अगली सुबह पूजा की मुँह दिखाई का रस्म होता है, इसलिए मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चाँद का टुकड़ा है। जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है, तू भी जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। क्या खुशखबरी सुना दूँ? शादी के पहले ही दिन से हम लोग अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलम अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा भी अपने बहन से बात कर रही थी। दोनों एक ही कमरे में थी, इसीलिए दोनों में से किसी की भी बातें फोन पे सही से नहीं हो पा रही थी। ओहो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पे भी ठीक से बात नहीं कर सकते। ओहो देवरानी जी, इतनी ही परेशानी हो रही है तो बाहर आंगन में चली जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ आंगन में धूप में, आप ही चली जाओ ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। कमरे का सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने पूरा कमरा फैला दिया, और ये गीली तौलियाँ इसे मेरे बिस्तर पे क्यों डाल दिया? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, ये मेरा भी कमरा है, और मुझे यहाँ पर कैसे रहना है इसके लिए मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी ही अकेले पूरे कमरे को साफ करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जेठानी की डिलीवरी का समय पास आ जाता है। इसीलिए उसकी सास उसकी गोद भराई का रस्म रखती है, जिसके लिए नीलम
शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो आप आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार हो जाने दो, तुम बाद में तैयार हो जाना। ओहो, क्या मुसीबत है, जब से यहाँ पर आई हूँ तब से बाथरूम से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर तो एक ही है। न जाने मुझे कब तक ऐसे हर एक चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ, पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा कमरा गंदा करके रखती हो। रहती तो तुम भी इसी कमरे में हो, लेकिन सफाई अकेले मैं ही करती हूँ। नहीं तो क्या, ये सिर्फ आप ही का कमरा है, इस कमरे पर आपका जितना अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। बातों ही बातों में बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और गलती से पूजा के हाथ से नीलम को धक्का लग जाता है, जिससे वो गिरने ही वाली होती है। तभी उसका पति उसे बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम गिरने से बच गई, नहीं तो राम जाने आज क्या हो जाता। अगर मेरा बेटा सही टाइम पर यहाँ ना आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन इस आने वाले छोटे से बच्चे के बारे में तो सोचा होता। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम दोनों को परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हाथापाई पे उतर आओ। तुम दोनों तो जानती हो कि हम अभी गरीब हैं, इसलिए हम कमरा नहीं ले सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपनी सास की बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपने सास से कहती हैं, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ माँ जी, पूजा सही कह रही है, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमने ज़मीन ले ली है और बहुत जल्द हम उस पर 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, छोटा सही कह रहा है, हमने ज़मीन ले ली है, हम उस पर बहुत जल्द कमरे भी बनवा देंगे। हमने सोचा था कि आप तीनों को हम सरप्राइज़ देंगे। यह सुनकर तीनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। इसी तरह दिन बीतते हैं और देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगती हैं। अब उनके बीच एक कमरे को लेकर झगड़ा भी खत्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो लोग अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंजलि और सपना 2 सगी बहनें थीं। दोनों बहनें गरीब घर से थीं, इसलिए उनके माता पिता ने अच्छा रिश्ता मिलते ही 2 सगे भाइयों से उनकी शादी कर दी। शादी के अगले ही दिन से दोनों बहनों ने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल ली। दीदी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। हम पहले भी साथ रहते थे और अब भी साथ रह रहे हैं। हाँ मेरी छोटी बहन, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों बहनें सारा काम एक साथ ही करती और एक दूसरे से बहुत सारी बातें करती। उन्हें हंसता खेलता देख एक दिन उनकी सास सोचने लगी, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो 2 बहनों को अपनी बहू बनाकर ले आई। जब देखो दिन भर खुसुर फुसुर करती रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सपना ने अंजलि से कहा, दीदी, आज राहुल जी की ऑफिस पार्टी है, इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। आप घर का सारा काम देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करने जाओ। सपना के जाने के बाद सरला देवी ने देखा रसोई में ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं। उसके लिए यही सही वक्त था दोनों बहनों में दरार डालने का। अरे अंजलि, देख तो सपना सारे बर्तन वैसे ही छोड़कर चली गई है। अब तो तुझे ही सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। अब तू कभी धोएगी और बाकी काम करेगी, फिर खाना बनाएगी। वो महारानी तो पार्टी एंजॉय करने चली गई है, अब तू घर पे सारे जूठे बर्तन घिसेगी। वो चाहती तो तुझे भी साथ ले जा सकती थी। माँ जी, वो देवर जी के साथ ऑफिस पार्टी में गई है, भला वहाँ मेरा क्या काम। हाँ हाँ, चल उसकी तरफदारी करना बंद कर और काम पे लग जा। ऐसे ही दोनों बहनें सरला देवी की बातें एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। ऐसे ही समय बीता और राहुल की नौकरी चली गई।
इसी तरह 3 महीने निकल गए, लेकिन राहुल को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। अब घर की सारी जिम्मेदारियां घर के बड़े बेटे अशोक पे आ गई थी। ऐसे ही एक दिन सपना अंजलि के पास आई और बोली, दीदी मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया है, क्या मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे शैम्पू लाने के लिए? सपना, तुम मेरे शैम्पू से बाल धो लो, मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं, सब तो घर खर्च में लग जाते हैं। मेरा तो खुद नारियल तेल ख़त्म हो गया है, तो मैं सरसों तेल लगा लेती हूँ। सपना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सरला देवी अंजलि के पास आती है और कहती है, मेरा बड़ा बेटा अकेले ही घिस रहा है और इस महारानी को शैम्पू चाहिए। शैम्पू लगाने का इतना ही शौक है तो कोई काम धाम क्यों नहीं शुरू कर लेती। एक की कमाई से घर नहीं चल रहा था, इसलिए घर में परेशानी बढ़ रही थी। अब अंजलि को भी अपने सास की बात सही लगने लगी। उसका पति घर चलाता था, इसलिए अंजलि भी घर के कामों से काम चोरी करने लगी। ऐसे ही एक रोज, दीदी चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, मैं कैसे चाय बनाऊं? क्या तेरे पति के पास इतना भी सेविंग नहीं है कि 100 रुपया खर्चा कर सके? हम कब तक यूं ही दूसरों का बोझा ढोते रहेंगे? आगे हमारा भी तो परिवार बढ़ेगा, हमें भी तो कुछ सोचना है और बचत करना है। अपनी बहन की बातें सपना को दिल पर लग गई, इसीलिए वो रोते हुए अपने पति के पास गई और उसे सारी बातें बताई। भाभी भी तो सही कह रही है सिमरन, आखिर वो कब तक हमें मुफ्त की रोटियां खिलाते रहेंगी। अब हमें भी कहीं काम ढूंढना होगा, लेकिन कहीं नौकरी मिल भी तो नहीं रही। हम दोनों एक काम कर सकते हैं, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो क्यों ना हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू करें। वैसे भी यहाँ आसपास कोई ट्यूशन देने वाला भी नहीं है। फिर दोनों पति पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी। फिर अपनी पहली कमाई सपना ने अपनी बहन को देते हुए कहा, दीदी ये लो हमारी पहली कमाई, अब इससे हम घर का राशन ले आते हैं। आप मुझसे नाराज़ होती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता दीदी। क्या हम दोनों बहनें पहले की तरह नहीं रह सकते? देवरानी जिठानी बनकर नहीं, बल्कि बहनें बनकर। मैंने कब तुम्हें अपनी देवरानी समझा है मेरी छोटी बहन? माना कि हम दोनों का ससुराल एक ही है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो तुम कैसे अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान पाती? ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। मैं अपने किए हुए व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। जिसके बाद दोनों बहनें फिर पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगती हैं।